ओके गाइस, सो वेलकम टू अनदर स्ट्रीम। अब यहाँ मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा बेसिकली एक नया टॉपिक जो मैंने एमएमसी में रखा हुआ है। एमएमसी फेज 22B। यहाँ बी का मतलब मैं आपको आगे बताऊँगा, अभी नहीं। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ये सिर्फ एडवांस एनालिसिस के लिए है। ठीक है, एडवांस एनालिसिस के लिए ये आता है आपके आरओएस मॉड्यूल का एक पार्ट जिसे हम लोग आरओएस मैपिंग कहते हैं। ठीक है, दिस इज द आरओएस मैपिंग। आरओएस का मतलब अच्छी तरीके से जानते हैं आप लोग। आरओएस का मतलब क्या होता है? द रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो फाइंड आउट करना जो सबसे ज्यादा मार्केट में हमें मिलता है। ठीक है, देखो एमएमसी में सबसे सिंपल चीजें होती हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वन ऑफ द बेस्ट, यूज एनी लेवल प्लस आफ्टर इफेक्ट्स इज इक्वल टू 90% एक्यूरेसी। मेरी तो 99 ही चल रही है, लाइव में करके दिखा रहा हूँ। मेरी कितनी एक्यूरेसी चलाओ, मैंने कितने आफ्टर इफेक्ट यूज करें आपके सामने, और मुझे बताओ उनमें आफ्टर इफेक्ट्स में बेसिकली कितनी परसेंट एक्यूरेसी, कितने आफ्टर इफेक्ट सही गए हैं, ये बताओ मुझे। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट करके दिखाए हैं उसमें से कितने सही गए। दिस इज हाउ। मैं फिर भी 90% बता रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मेरी स्ट्रीक सबसे ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स में ही आती है। यकीन नहीं करोगे, मैं 20 चल रहा हूँ, 20 की 20 स्ट्रीक आ जाएगी मेरी, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम, मतलब लोअर रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से कर लेता हूँ क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा जो हाथ है वो आफ्टर इफेक्ट में देख के पता लग जाता है कैंडल कैसे बन रही है। ठीक है, सो कोशिश करो कि आप भी आफ्टर इफेक्ट पे अपने आप को फोकस कर लो। कभी भी मार्केट में ये पोर्शन होता है देन यू विल गेट इट। 20 स्ट्रीक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, ऑलरेडी एंड पहले ही मैंने करा इसके बारे में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, रिपीटेशन होना हर चीज़ का, वो सबसे इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ को एक्यूरेट करने के लिए रिपीटेशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ना अलग, फेज 22 में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई शुरुआत में, आपने देखा होगा। इसी में से ही एक चीज़ होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टेप एनालिसिस करते हैं, यानी कि स्टेप वाइज जोनल एनालिसिस होता है। ठीक है, बस ध्यान से सुनते जाना, अब कुछ भी मत लिखो, कुछ भी टाइप मत करो, इसको बस सुनते जाना, मजा आएगा सुनने। ठीक है, उनके लिए ये जो एडवांस सीखना चाहते हैं। इसके अंदर जो स्टेप बाय स्टेप होता है, जो स्टेप 1 हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग पहले लार्जर टाइम फ्रेम देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी नजर में लार्जर टाइम फ्रेम होता है 30 मिनट्स या फिर 2 आवर। ठीक है, डेडली कॉम्बिनेशन है ये। 2 आवर का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। किसी भी करेंसी पेयर में देख लो आप, चाहे यूरो यूएसडी में देख लो, चाहे गोल्ड में देख लो, चाहे बिटकॉइन में देख लो, किसी में भी देख लो, 2 आवर का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने इसमें लेवल्स वगैरह आइडेंटिफाई कर लिए एंड इसके अंदर हमें रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, यानी कि घुमा फिरा के क्यूएफएल को देखना है। ये समझ में उसी को आएगा जिसने फेज 22 तक अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन डाली हुई है। 32 आवर के क्यूएफएल बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े होते हैं बेसिकली। तो अगर जस्ट इमेजिन मेरे पास एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, एंड दिस इज द 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। मार्केट में मैं यहां से एक क्यूएफएल क्रिएट करता हूं एंड यहां तक मार्केट में एक सप्लाई बेसिकली बना देता हूं। ओके, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, आपको दिख रही होगी। अब मुझे पता है कि मार्केट अब यहां आ गया और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर इस जगह पर मार्केट में मुझे कोई भी स्ट्रेटेजी दिखती है, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट दिख जाता है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर के बाद एक और इन्वर्टेड हैमर बन जाता है और उसको फेल कर देता है ऊपर से। जस्ट इमेजिन, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द आफ्टर इफेक्ट। ऊपर टॉप पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मुझे मिल गया आफ्टर इफेक्ट। कैंडल का साइज अच्छा खासा है। ठीक है, अब इसकी कंफर्मेशन के लिए मैं एक और यहाँ पर जो है मार्केट में कैंडल देखता हूँ विच इज नोन एज द रेड मारुबोजू, एंड ये मेरे को यहाँ पर एक कंफर्मेशन निकाल के देती है विच इज द, और ये दोनों मिलके क्या क्रिएट करते हैं, एक बियरिश एनगल्फिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर नेगेटिव एनगल्फिंग भी हो सकती है, रेड कलर की कैंडल भी हो सकती है। अब मैं जाता हूं छोटे टाइम फ्रेम पर, अब मैं जाता हूं छोटे टाइम फ्रेम।
छोटे टाइम फ्रेम पर जाता हूं तो यहां से मुझे बड़े टाइम फ्रेम पे एक बड़ी कंफर्मेशन मिलती है। ये क्रिएट करती है मेरी एक्यूरेट यहां तक की सप्लाई को लाने का एरिया, क्योंकि एक बार अगर मार्केट में हमने रिवर्सल एरिया बना दिया तो रिवर्सल एरिया पे मार्केट रिवर्स करे या ना करे, लेकिन वहां तक जाती जरूर है। अब इंटरनली सॉल्व करने का जो तरीका है वो, अब पहला यहां पर मेरा एग्जीक्यूशन होगा, मैं ट्रेडिंग की बात करूं, सबसे पहले मेरा एग्जीक्यूशन होगा इस जगह पर, माई फर्स्ट, ठीक है, यहां मेरा ट्रेड नंबर 1 होगी, ठीक है, ट्रेड नंबर 1, जिसमें मेरा लॉट कंजर्वेटिव रहेगा एंड अच्छा खासा इसके अंदर मुझे लगेगा। ये हो गई मेरी एक तरह से स्विंग, जो मेरे को 1 दिन या 2 दिन में जाके मेरे को रिजल्ट निकाल के देगी, ठीक है। तो इसका जो टाइम है कि मार्केट इस तरीके से नीचे आएगी यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से नीचे आएगी, तो वो आने में करीब आप कह सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक 2 दिन में भी लग सकते हैं, तो ये स्विंग्स में रहेगी, तो ये मेरी पोजीशंस अंडर में चलती रहेगी। इट कैन कवर माई लॉसेस इफ आई ट्राई टू टेक पोजीशन इन द लोअर टाइम फ्रेम। इसी डायरेक्शन में अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में कुछ पोजीशन लेता हूँ और अगर मेरी उसमें कुछ स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, कुछ मैं ट्रैप हो जाता हूँ, ट्रैप करके फिर मार्केट रिवर्स में आती है, उस केस में ये ट्रेड्स मेरे पॉजिटिव के लिए काम करेगी। अब आते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि मैं आ गया यहाँ पर 1 मिनट में या फिर 3 मिनट्स में। दीज आर बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर एग्जीक्यूशन, सबको पता है, ठीक है। जो एसएमसी यूज कर रहे हैं उनको ही पता है। देखो इसमें भी, इसमें कोई जरूरी नहीं है एसएमसी भी यूज नहीं कर रहे, यू कैन यूज ऑलरेडी, सबको पता है 1-3 मिनट में एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि इससे हमारे स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे आते हैं एंड वी कैन डू अ लॉट ऑफ लार्जर रिस्क रिवॉर्ड्स इसमें बेसिकली निकलते हैं। अब वही रिवर्सल एरिया है, लेकिन मार्केट में जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली बहुत बड़ा हमें नजर आएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर जो हमें बहुत बड़ा नजर आएगा, वो करीब इतना कह सकते हो, एंड वी हैव दिस, यहां पर मार्केट में हमें अब मूव दिखता है, पहले ऐसे सप्लाई दिखती है, फिर मार्केट में एक सीसीपी बनता है, सीसीपी का फिक आउट होता है और हम लोग एफएमएफआर यूज करते हैं। एफएमएफआर के बाद हम लोग यहां से अपनी एक और इंटरनल एग्जीक्यूशन चलती रहती है। तो यहां मेरी मान लो ट्रेड नंबर 2 लगी हुई है, ट्रेड नंबर 2 लगी हुई है, यहां से मेरी ट्रेड नंबर 2 लगी हुई है, और जो भी मेरा एरिया है वो यहां से यहां तक रहेगा, एंड दिस इज माई रिवर्सल एरिया। यहां से लेके यहां तक का मेरा जोन रहेगा, जो भी मैं अगर लेता हूं कि भाई जैसे मार्केट यहां तक आई हुई है, तो यहां से यहां तक की सप्लाई वो मैं यहां से यहां तक की सप्लाई के साथ मैच कर दूंगा फॉर मेकिंग दिस। मार्केट यहां से सीधे नीचे आ जाती है, मान लीजिए आ जाती है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको सिंपल, तो मार्केट यहाँ से मान लो ऐसे नीचे आ जाती है। इसी तरीके से वो फिर से एक नए फिर से नए पैटर्न्स बनाती है, जैसे कि एक पीनेट बना देती है हमारे सामने, ठीक है, इस तरीके से, एंड देन फिर वो डायरेक्ट नीचे आने लग जाती है, फिर रिवर्स करती है, फिर दोबारा से पैटर्न बनाती है इस तरीके से, फिर एक फेकआउट देकर फिर नीचे आने लग जाती है, एंड देन ऐसे करके नीचे आ जाती है। इसमें कई जगह पर हमारे पास आप कह सकते हो कि पोजीशंस के लॉसेस भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, एंड देन यहाँ पर आप देखोगे जैसे ये पीनेट बना हुआ है हमारे सामने, ठीक है, ये पीनेट का फर्स्ट मूव है, यहाँ पर हम लोग एफएमएफआर यूज कर सकते हैं। देखो जिसको अच्छी तरीके से फेज 2 तक आता है, फेज 22 तक आता है ना, ठीक है, फेज 22 तक आता है, आराम से कर लोगे। एक पोजीशन ऑलरेडी ऊपर से चल रही है, क्योंकि हमारे एनालिसिस डायरेक्शनल एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, उसके इंटरनल में हम लोग कर रहे हैं, जिसे हम लोग बेसिकली इंटरनल या फिर डे ट्रेडिंग कह सकते हो, वो चीज़ें होती हैं उसके अंदर चल रही है, एंड द लास्ट जहाँ तक मार्केट आती है हमारे सपोर्ट। अब इसमें अगर जैसे मान लीजिए मैंने इसमें टोटल ट्रेड नंबर जो है 3 यहाँ लगी हुई है मेरी, ठीक है, और यहाँ पर मेरी ट्रेड नंबर 4 है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो इसमें जो मेरा बेसिकली प्रॉफिट है, इसमें मेरा प्रॉफिट रहा है, इसमें मेरा प्रॉफिट रहा है, ठीक है, और इसमें मेरा लॉस रहा है। तो दोनों को मिला के ओवरऑल जो है मेरा, दोनों मतलब तीनों को मिला के देखा जाए तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट रहा है, और प्लस जो मैं लार्जर टाइम फ्रेम पे यूज कर रहा था वो मेरा प्रॉफिट रहा, तो उसने मेरे इस वाले लॉस की रिकवरी कर दी, प्लस थोड़ा ऊपर से प्रॉफिट भी दे दिया, तो यहाँ मेरा कुछ नहीं है देखा जाए। समझ आया? इसे हम लोग इंटरनल मैपिंग कहते हैं, हर कोई यूज करता है, हर कोई यूज करता है इसको, ठीक है, गॉट इट? समझ आया सभी को? कोई प्रॉब्लम? ये तभी समझ में आएगा इफ यू हैव ए वेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ QFL, ठीक है। ओके, जैसे मेरे JPY का अकाउंट आपने देखा होगा, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में किसी में भी देखा होगा कि मैं कभी कभी JPY का अकाउंट यूज करता हूँ, वो यही होता है एक तरह से, वो यही सिस्टम है, इसी सिस्टम का यूज करता हूँ। अब उसमें 30 मिनट्स नहीं होता, जैसे मैं मल्टीपल, आपने देखा होगा अलग अलग करेंसीज के अकाउंट्स को यूज करता हूँ, देखा होगा आपने पुरानी मेरी वीडियोस में। तो जैसे मेरा जो MT5 का या किसी का भी अकाउंट है, या XNS का अकाउंट है, किसी भी ब्रोकर का अकाउंट है मेरे पास, तो मैं उसको कभी कभी JPY करेंसी में यूज करता हूँ, इसका मतलब जैपनीज येन होता है, ठीक है, इसका मतलब हो गया हमारे पास जैपनीज येन, ठीक है। ये मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि एक तो ये इसको कन्वर्जन रेट इसका सस्ता होता है, तीसरा ये होता है कि, अरे ये क्या हो गया, तीसरा होता है कि जो ये जैपनीज येन होता है बेसिकली, मैं उन पेयर्स का इस्तेमाल करता था करेंसीज को रखने के लिए जिनकी वैल्यू टाइम के साथ पहले कम होती है, मतलब जो मार्केट गिरी रहती है, जो मुझे सस्ते में मिल जाए, पहले मैं उसका इस्तेमाल करता था, ठीक है।
जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं किस तरीके से करता हूं। जैसे मुझे अगर ट्रेडिंग करनी तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले करेंसी सेलेक्ट करता हूं। मेरे पास कई सारी करेंसी, एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं जस्ट चाहिए। तो मेरे को एक अकाउंट ओपन करना है लाइक, तो मेरे पास कई सारी करेंसीज है, JPY है, USD है, अकाउंट टाइप जिसे आप बोलते हो, ठीक है। INR है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, GBP है, ठीक है, कैड है, जार है, ठीक है, और DXB है, ठीक है, AED है। तो ये कई सारी करेंसीज होती है जिनके अंदर हम लोग अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, इन सबके INR अकाउंट्स देखता हूं। INR अकाउंट मतलब जैसे इन सबके पेयर INR के साथ जोड़ते हैं कि मेरे को कितने रुपए में कितना मिलेगा। INR JPY टाइम फ्रेम, INR USD का टाइम फ्रेम, INR GBP का टाइम फ्रेम, INR कैड का टाइम फ्रेम, इस तरीके से अगर मैं INR स्पेंड करूं तो बदले मुझे कितने JPY मिलते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो मुझे JPY है वो मुझे ज्यादा मिले। INR JPY का जो चार्ट है वो मेरे सामने अगर रेजिस्टेंस पे होगा, जैसे INR JPY का प्राइस जो है वो बेसिकली रेजिस्टेंस पे चल रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली इसको खरीद लूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा मिलेंगे कम की यूज करके, ठीक है। समझ आया, मेरे को ज्यादा मिलेंगे इसलिए मैं इसको यूज कर लूंगा। इसको होल्ड, इसके अंदर मैं इंटरनल जैसे नॉर्मल डे ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ 6 महीने 7-8 महीने के, वही 30 मिनट्स है तो उसे आप 1 मंथ का टाइम फ्रेम ही आप समझ सकते हो, वो मैं यूज कर रहा हूँ। 1 मंथ के टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस मेरा चल रहा है, उससे भी ग्रो कर रही है करेंसी। वो तब होएगा अगर मैं विड्रॉ करूंगा ना, तो 10% अगर करेंसी ने ग्रो करा तो ऑलरेडी मेरे पे 10% ग्रो हो चुका है मेरा, रखा रखा बैलेंस भी ग्रो हो गया, एक तरह से FD थी मेरी, FD बन गई, रखे रखे ग्रो हो गई। समझ आया, पहले भी इसके सामने मैंने बताया। जो फॉरेक्स के बारे में जानते हैं तो उनको पता होगा इसके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। बेसिक किस टाइप का हम लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो भी मैटर करता है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो 100-200 डॉलर या 1000 2000 50-60 हजार डॉलर के अकाउंट पे इतना फर्क नहीं पड़ता। ये तभी फर्क पड़ेगा अगर आपके पास थोड़ा बड़ा अमाउंट होता है ना, तब फर्क पड़ता है। मैं इसलिए ये सब चीजें नोटिस करता हूँ क्योंकि वी हैव सम लिटिल अमाउंट इन इट समटाइम्स, तो इसलिए हमें सब चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें पता है 0.1% भी बढ़ गया तो किसी के साल की इनकम हो जाएगी ऐसे उसमें, तो इसलिए वो बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे बहुत सी चीज़, बड़े बैलेंस पे बहुत सी चीज़ सोचनी पड़ती है। ऐसे हम कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल के लिए। गॉट इट। सो ये इसी तरीके से आपकी जो है मैपिंग काम करती है, इसे हम लोग रिपीटेशन और स्ट्रक्चर की मैपिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैपिंग काम करती है, वो चीज़ें करती रहती है, हम लोग इंटरनली उसको बेसिकली करते रहते हैं, ठीक है। गॉट इट। यू कैन सी द सप्लाई, देखो यहाँ मिनी सप्लाई आई हुई है, लाइक मैंने लगाया हुआ है इस जगह पर, सेम टू सेम वही चीज़ है, बार बार वही रिपीट हो रही है। ध्यान से देखो, वही बार बार वही रिपीट हो रही है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटेस्टिंग लगाते रहो, मार्केट अपने ऊपर जाती रहेगी। जस्ट लाइक ए मिनी रिवर्सल, छोटा छोटा रिवर्सल हुआ है फिलहाल के लिए। परफेक्ट। चलो आपके लिए एक, कल मैंने ये बताया था आपको 20B चल रहा है आपके सामने, ठीक है। तो 20B का ही हम नेक्स्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है आपका CCF विच इज नोन एज द चैनल कंसोलिडेशन। इसमें मजा आएगा तुम्हें समझने में, बहुत मजेदार है। कंसोलिडेशन फिकआउट्स। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखो आपको ना पहले ये पता लगना चाहिए कि मार्केट में यूज क्या करना है। अब तक मैंने बता दिया मार्केट में यूज क्या करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं मार्केट में क्या यूज नहीं करना है। तो अभी मैं जो लेक्चर दूंगा इतना लंबा, वो यूज ना करने के लिए दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा लगेगा हर समय में देखने में कि यार तो बड़ा अच्छा है, दिस इज सो हॉट, आई हैव टाइम टू यूज इट, अच्छा लग रहा है, इसको सॉल्व करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए, ओके। तो अभी मैं जो बताऊंगा उससे दूर रहना है, जो भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मार्केट में किससे दूर रहना है इसके बारे में हर कोई नहीं जानता। क्या यूज करना है इसके बारे में ज्ञान देने के लिए सब आ जाएंगे, इसे यूज कर लो, इसे यूज कर लो, उसे यूज कर लो, इसे यूज कर लो। यूज करने की चीजें 1% होती है बस, इग्नोर करने की चीजें 99% है, ठीक है। अरे यार तुम लड़की की बात नहीं कर रहा ना। तो यहां पर दो चीजें आती हैं। पहले हम लोग यहां पर FMFR यूज करते हैं, आपको तो अच्छी तरीके से पता है। तो इसमें FMFR अगर होता है वो भी यूज नहीं करना। इसमें डबल FMFR भी होता है, ठीक है, वो भी यूज नहीं करना। डबल FMFR मतलब पहले ऊपर फेक आउट दिया, फिर नीचे आ गई, फिर नीचे फेक आउट दिया, ऊपर चली गई, इसमें से भी कुछ नहीं है। इसमें जो यूज करना है ना, वो सिर्फ यूज करते हैं हम लोग RRL। इसका एक ही सॉल्यूशन है बस, RRL, रेंज एनालिसिस, रेंज रिवर्सल लाइन, हमें सिर्फ इसका ही इस्तेमाल करना है, ओके। रेंज रिवर्सल लाइन का हमें बेसिकली यहां पर इस्तेमाल करना है। मान लीजिए हमारे सामने कोई भी पैटर्न बनता है, मार्केट इस तरीके से आती है ऐसे करके,
ठीक है, यहाँ आ जाती है, इस तरीके से आ जाती है। अब यहाँ ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर कैंडल की जो शेप्स हैं वो इस तरीके से क्रिएट होने लगती हैं। किस किस को ये मार्केट देखे हुए कुछ ही मिनट हुए हैं है ना? तो इसमें क्या करना होता है हमें, बेसिकली इसको पूरे को इग्नोर करना। ये सबसे बेकार मार्केट होती है। इसे मतलब इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि हमें इस पूरे पोर्शन को किसी के साथ मैच करना पड़ेगा पहले। तो इसमें जहां से ये इसकी सप्लाई या डिमांड मान लें, चलो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से सप्लाई क्रिएट होती है, ठीक है, यहाँ से आपकी जो है बेसिकली ये यहाँ पर सप्लाई क्रिएट हुई है, सप्लाई क्रिएट होकर मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है और यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन बना रही है। तो हमें क्या करना है, हमें पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है विच इज द दिस, ये हमारा पिन पॉइंट है। तो यहाँ से जो हमारे सामने रेंज बनती है मार्केट की, हमें इस पूरी रेंज को बेसिकली आगे जाके मैच करना है पीछे की रेंज के साथ। मतलब यहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर होगा जो पहले बना हुआ होगा, उसे हमें इसके साथ मैच करना है और तब तक रुकना है जब तक हमें लगता नहीं है कि टाइम यहाँ तक खत्म हो जाएगा, तभी मार्केट में मूव हमें देखने को मिलेगा, रियल जो मूव होगा। जैसे मान लीजिए मार्केट ऐसे आ रही है, मार्केट ने हमें पहला मूव जो है नीचे दे दिया, अब मार्केट नीचे आ रही है, फिर ऊपर उठ रही है बेसिकली, अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से फिर यहाँ पर जो है नीचे उठ रही है। ऐसे यूज इसको कर सकते हैं। हमें इस पूरे को रेंज में रखना पड़ेगा और फिर वो जब भागेगी हमारे मतलब हमारे रेंज के हिसाब से, उस वक्त जब समय खत्म हो जाएगा मार्केट का, देन वी कैन से, ठीक है, मार्केट में जो मूव आता है उसको यूज करते हैं। मैं आपको इसको करके दिखाता हूं। ये देखो, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ जो ये टाइम स्पेंड हुआ है मार्केट का, यहाँ से जहाँ से मार्केट में डिमांड आई है और यहाँ तक जहाँ तक मार्केट में डिमांड खत्म, मैं ये पूरा जोन ले लेता हूँ और मैंने देखा कि मार्केट यहाँ पर थोड़ा नाटक कर रही है, लाइक टाइम बिता रही है, तो मैंने इस जोन को यहाँ से क्रिएट करा, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। यू कैन सी इसके बीच में जितना भी मूव आया है यहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है, इसके बीच में जितना भी मूव आया वो सारा फेक है। इसके बाद जो मूव क्रिएट हुआ है वो रियल है, खुद देखो। इसके बाद जो, अब इसके बाद की मार्केट को सॉल्व करना है, इसके रेंज के अंदर की मार्केट को इग्नोर करना है साफ, ठीक है, इसकी रेंज के अंदर की मार्केट को साफ इग्नोर करना है, इसके बाद की मार्केट को सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना होता, ना एफएमएफआर ना डबल एफएमएफआर, कुछ भी नहीं, वी हैव टू यूज जस्ट आफ्टर दिस मूव। उसके बाद मार्केट क्लियर हो जाती है, देन फिर जो भी हम पीछे से जो है चीज़ों को लगाते हैं वो इसके अंदर कॉपी पेस्ट करनी है, जैसे कि रिवर्सल लगा रहे हैं हम लोग, बाकी सब बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और करके दिखाता हूँ, गोल्ड में चलते हैं, चलो गोल्ड में दिखा देता हूँ आपको। गोल्ड में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये देखो, जैसे देखो ये मार्केट है, ये दिख रही है आपको, अब इसको मैच करेंगे किसके साथ, जितना समय इसने लिया है उतना समय मार्केट ने यहाँ लिया है, सेम टू सेम उतना ही समय लिया है इसने मार्केट। तो हम क्या करेंगे, जहां से मार्केट में डिमांड आनी शुरू हुई, जहां सप्लाई है, पूरा जोन बना देंगे लाइक दिस, ऐसे हमने जोन बना दिया, तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है, ऐसे करके, एंड वी हैव दिस जोन। अब इस रेंज के अंदर हमें कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, इसके बाद के मूव को हम लोग, किसी किसी को आरएल नहीं पता, कोई बात नहीं, ये बॉक्स ऐसे यूज कर सकते हो, पीछे का एरिया लगाना, आगे का एरिया भाई इतने गैप को छोड़ देना, इसके बाद के मूव जो आएंगे उसको कैप्चर करना है, इसके बाद के एफएमएफआर को यूज कर सकते हैं लॉजिकली, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किस टाइम फ्रेम पे करना है इसके बारे में बता रहा हूं। इसका टाइम फ्रेम होगा 1 आवर से बड़ा, क्योंकि जब बायस निकालोगे ना तब प्रॉब्लम करेगा। 1 आवर से बड़े टाइम फ्रेम में इसका इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे ये जोन है, कब मार्केट उठेगी इसके बारे में कैसे पता करें, सप्लाई डिमांड, यहां पर मार्केट ने हमें फंसा दिया, ऊपर से प्रेशर है नीचे प्रेशर, अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या ये डिमांड कॉपी करके लगाया नहीं लगाया, कुछ नहीं करना, इस डिमांड की जगह इसके रेंज को कॉपी करके लगा देनी है, इसकी रेंज ने हमने कॉपी करके यहाँ लगा दी, पता चला रेंज के बाद मार्केट में एफएमएफआर रियल आया, देन ऊपर चली। अब इस रेंज के बाद में हमें बायस देखना, इसके सेंटर में इसको इग्नोर करना है, 27 के सेंटर से लेकर 28 के सेंटर तक, यानी कि 12:30 से 12:30 तक मार्केट इग्नोर, एंड देन उसके बाद हमें इसको यूज करना, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बट ये बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ये मायने रखता है, ओके, समझ आया। यस, ऐसी जगह पे जहां पर हमें डिमांड सप्लाई बहुत छोटी मिलती है, उन चीज़ों का, उन जगहों पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये देखो, इसको किससे मैच करेंगे, ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल सेम है, देन फिर उसके बाद मार्केट मूव। एक्स्ट्रा एविडेंस है, ये देखो, ये तो अब इसको क्या बताएं, थोड़ा छोटा कर देंगे तो पता लगता है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लगभग सेम है। उसके बाद के मूव को देखेंगे, दिस इज द रिवर्सल, यहाँ से नीचे डाउन का एरिया, पूरे हफ्ते डाउन जाना है, क्योंकि 1 आवर का टाइम फ्रेम है भाई गोल्ड में, तो पूरे हफ्ते डाउन ट्रेंड का हमारे सामने बायस है। जब भी मार्केट ऊपर जाती है सेल, जब भी मार्केट ऊपर जाती है सेल, जब भी मार्केट ऊपर जाती है सेल, गॉट इट। इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये दोनों साइड की लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करती है और कैंडल की बॉडी सेंटर में आती है, ऊपर और नीचे विक छोड़ देती है, तो इसलिए इन्हें हम लोग लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है।
समझ आएगा इस, ये था आपका एक बेसिक सा टॉपिक जिसमें इग्नोरेंस का इस्तेमाल किया जाता है rather than more explanation. We have this. Okay, yo, hanging man with a marubozu. Hanging man with a marubozu. नहीं, ये हैंगिंग मैन तो है लेकिन मारुबोजू नहीं। परफेक्ट। मूव आया, टूटा। अब कैसे टूट गया ये, अब क्यों नहीं नीचे गया? क्योंकि इसकी जगह ही नहीं है ना। जब इसकी जगह नहीं है तो ये फिर क्यों आया यहाँ पर? इसको किसने बुलाया, किसने इनवाइट किया इसको मार्केट में नीचे गिराने के लिए? ये सब हैमर के कारनामे हैं। उसने अपनी जगह छोड़ दी ना, दूसरा आगे बैठ गया, इसे लगा बढ़िया मूव मिलेगा अब तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा मार्केट में, है ना। चलो बैठ जाते हैं मार्केट के टॉप पे, गिर जाएगी नीचे, क्या प्रॉब्लम है? फंसा दिया बेचारे को। अभी इसका जो है मूव ऑन चल रहा है, ठीक है। अभी इसका मूव ऑन चल रहा है, मूव ऑन यहाँ आया है दोबारा से मूव ऑन करने के लिए, मूव ऑन चला गया। क्या अब नहीं आऊँगा टॉप पे, माफ करो, टॉप पे नहीं, बॉटम पे ठीक हूँ। डिमांड क्रिएट हो गई, क्या बढ़िया डिमांड आई देखो, ठीक है। एसआर भी है यहाँ पर, एसआर ब्रेक होने वाला है। याद है मैंने आपके सामने ऐसे एक वाइब्रेंसी लगाई थी कर्व के साथ, उसका एसआर है जस्ट लाइक दिस, ये देखो, ठीक है। अब हमें यहाँ चाहिए सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट बना देगी तो मार्केट ऐसे ऐसे करके हमारे सामने फिर से उठती रहेगी, ठीक है, नहीं तो कंसोलिडेट कर देगी। ओके गाइस, सो हम लोग शुरू करते हैं आज से आपके कुछ अलग तरीके के कॉन्सेप्ट। ओके, एमएमसी, एफटीसी, ठीक है। एफटीसी का मतलब है आपके पास आपके फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स, वो चीज़ें जो ट्रेडिंग में इस्तेमाल होती हैं। देखो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी अपनी थ्योरी है, मैं क्या मानता हूँ मार्केट को वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरा किस तरीके से मार्केट में मैं सोचता हूँ उसके बारे में आपको बताऊँ, ठीक है। एफटीसी, इसका मैं आपको आज से नई मॉड्यूल शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो जीटी से करेंगे, ओके। इसकी फुल फॉर्म नहीं बता सकता, बस आप जीटी याद रखो, GT1, ओके। जैसे फेज 1 है ऐसे आपका GT1 है एक, और इसके अंदर मैं आपको आज आरएमएस से रिलेटेड या टीएमएस रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो वो बताऊँ, ठीक है। टीएमएस यानी कि यहाँ पर हमारी ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे मैंने अभी रिसेंट में एक क्रैश कोर्स रिलीज किया था, जैसे मैंने फ्री दिया था सबको, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने अपने बर्थडे के दिन भी एक क्रैश कोर्स निकाला था, वो भी फ्री था, ठीक है, ओके। उसके अंदर मैंने आरएमएस, टीएमएस और सीएमएस के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो ये मैं आपको कुछ लार्जर टाइम फ्रेम के बारे में बताता हूँ जिन्हें हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम्स बोलते हैं, LTFs, लार्जर टाइम फ्रेम। लार्जर टाइम फ्रेम्स का मतलब होता है जैसे 1 आवर, ठीक है, जैसे 2 आवर, 4 आवर, दीज आर द टाइम फ्रेम्स जिनमें हम यूज करते हैं। और भी हैं जैसे 15 मिनट्स, एग्जीक्यूशन के बता रहा हूँ मैं आपको, 30 मिनट्स, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें ट्रेड लगाई जाती है, ये वो टाइम फ्रेम है जिसमें ट्रेड लगाते नहीं लेकिन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं, मैं किस तरीके से मानता हूँ, जैसे मान के चलो मुझे एक पोजीशन लेनी है, मैं यहाँ पर वजीर देख रहा हूँ या फिर मेरे पास कोई भी जो ट्रेड है उसका जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, वो मेरा रिस्क रिवॉर्ड निकल के आता है 1:4। ये मैंने थोड़ा रिस्क से कम लिया। तो अब मुझे इसमें ये देखना पड़ेगा कि जनरली मेरे पास 1:4 है ना, तो इसके अंदर हमेशा मेरा जो 1 है, इसका मतलब क्या होता है गाइस, 1 का मतलब होता है रिस्क कितना है मेरा, ये डिपेंड करता है मेरा रिस्क कितना। 1 का मतलब अगर मैं अपने बैलेंस का 1% लेता हूँ तो हमेशा 1% जाएगा, और अगर मैं 2% लेता हूँ तो मेरा 2% जाएगा। तो यहाँ रिस्क 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई तो आपका 2, तो 1:4 है तो 2:8 निकलेगा, समझ रहे हो ना। अगर यहाँ पर मैंने 2% का रिस्क लिया है ना तो फिर मेरा 2:8 निकलेगा, क्योंकि मैंने 2% का लॉस लिया है, 2% का लॉस लिया है, ठीक है, और मैंने 8% का यहाँ पर प्रॉफिट लिया। तो अब मेरा प्रॉफिट 8% का होगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर 2% का लॉस लिया। दिस इज हाउ द रिस्क वर्क्स, इस तरीके से आपका वर्क करता है। समझ में आ रही है? आपको क्या लगता है कि रिवॉर्ड इंक्रीज करने से ही प्रॉफिट बनता है? ऑटोमेटिकली आपका जो रिवॉर्ड है ना वो इंक्रीज हो गया 4 से 8, ध्यान से देखो, 4 से सीधा 8 हो गया। बैलेंस तो मेरे पास वही है, इमेजिन करो मेरे पास जो बैलेंस है वो जनरली कितना है, आई हैव बैलेंस ऑफ, मेरे पास 10,000 रुपये बैलेंस मेरा उतनी, लेकिन मैंने इसमें रिवॉर्ड बढ़ा दिया, रेशियो वही है, रिस्क की वजह से मेरा रिवॉर्ड बढ़ गया 8 रेशियो, ठीक है। इट जस्ट, इस चीज को समझो, 8% कैपिटल इन जस्ट 1 ट्रेड इंक्रीज होगी, लेकिन अगर लॉस होता तो 2%, इस तरीके से। अब यहां पर बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि जो 1% मैंने रिस्क लिया, जो 1 रेशियो है, इससे मुझे इतना मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस रिवॉर्ड से। अब मैं इस रिवॉर्ड सिस्टम की बात करना चाहता हूं। रिस्क के बारे में तो बहुत बात कर ली, रिवॉर्ड सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि जैसे मान लो मेरे पास यहां पर 4 गुना रिवॉर्ड मिलेगा मेरे रिस्क के बिहाफ पर,
4x ऑफ रिस्क। तो यानी कि टोटल जो भी कैपिटल होगी वो 4 गुना हो जाएगी रिस्क जितना मैं लगाऊं। जस्ट इमेजिन मैं 10,000 रुपये का 1% लगाता हूँ, तो 100 रुपये लगा, 100 रुपये का मेरा 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 400 हो जाएगा। यहाँ मेरे पास प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पर 400 हो गया। अब यहाँ पर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे इसमें सबसे पहले जो ब्रोकरेज है वो कितनी देनी है, इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर ये अभी से समझ में आ जाएगी ना, तो आगे जाके इस कैपिटल के पीछे अगर 3 जीरो लग गई ना, तब प्रॉब्लम आने वाली है। समझ आ रही है? अभी तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अभी उसके पीछे इतनी जीरो नहीं है। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब जीरो लग जाती है ना इसके पीछे, धीरे धीरे जब कंपाउंडिंग होती है, मेहनत करेंगे तो पैसा बनता है। जब बनता है, जब जीरो लग जाती है ना, तब ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे मैनेज करेंगे। क्योंकि हमेशा जो रिवॉर्ड मिलता है, जो रिस्क में से रिवॉर्ड मिलता है, उसके हमें इतने हिस्से करने पड़ते हैं कि यू कैन सी कि मेरे को इसमें शायद 2.8 ही मिले। रिवॉर्ड की बात करूँ मैं, 2.8 मिले, या फिर हो सकता है मेरे को 3.2 मिले, हो सकता है मेरे को 3.1 मिले, 1:4 पूरा ना मिले मुझे, 1:3.1 मिले, क्योंकि बाकी का जो हिस्सा है दैट इज गोज टू ब्रोकरेज एंड अनदर। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ किसी ऐसे अकाउंट की जो जिसके अंदर स्प्रेड होता है, स्प्रेड की वजह से वो ऑलरेडी ट्रेड मेरी कुछ पॉइंट अगेंस्ट में चलेगी, तो वहां से मेरा कम हो गया। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और ये हर चीज में होता है। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे ना, वहां भी होता है, बीच में मिडल मैन होता है, उसको देखते। इसी तरीके से हम डायरेक्ट इन्वॉल्व कर लें सामने वाली पार्टी को जो मुझे वहां पर प्रॉपर्टी दे रहा है, तो मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा या कम हो जाएगा, मान लो कम हो जाएगा या बच जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जनरली रिवॉर्ड जो आ रहा है उसको हमें पूरा यूटिलाइज नहीं करना। और इसमें से अब जैसे मैंने आपको बोला, एवरेज मान के चलो 3 का रिवॉर्ड आता है, 1 मेरे पास इसमें से आफ्टर दिस कटिंग करने के बाद मेरे पास जो प्रॉफिट है वो मेरे पे 3x बचता है, मेरे रिस्क 3x ऑफ रिस्क। अब मैंने 1% लिया था, मेरा बैलेंस 3% ग्रो हो गया। अब मेरा 3% का मतलब ये नहीं कि मेरा प्रॉफिट है, अभी मैं समझाता हूँ आपको। एक होता है टारगेट लेके चलना, टारगेटेड ट्रेडिंग होती है, एक होती है कि टारगेटेड नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। टारगेटेड ट्रेडिंग कैसे होती है, उसमें ना बंदा एक रेंज लेके चलता है। जैसे रेंज होती है, जैसे मैंने आपको बताया ना 6 मंथ्स की रेंज होती है, 6 मंथ्स की एक रेंज है कि मुझे अपने कैपिटल की एवरेज 40 से 100% के बीच में इंक्रीज करनी है। या मान के चलो मैं 60 से लेता हूँ, 60 या चलो 80 से ले लेता हूँ, मान लो 80 से 100% के बीच में मुझे कैपिटल अपनी ग्रो करनी है। एग्जाम्पल बस आपको बता, ठीक है। अब यहां पर जैसे इस रेंज के पास जैसे 81 हो जाती है, 82 हो जाती है, इसका मतलब है कि अब मेरा टारगेट हो चुका है। इस केस तक यहां तक मुझे अपना सिर्फ अपनी जो कंपाउंडिंग क्रिएट करनी है, उससे पहले इसमें कुछ निकालना नहीं। यहां तक मेरी कंपाउंडिंग हुई, देन अब मैं दोबारा अपना बैलेंस जो मेरा प्रॉफिट है उसे पूरा निकालूंगा। एंड फिर उसके बाद मतलब डिपेंड करता है, अगर मैं पूरा निकालना चाहूँ तो मैं पूरा निकाल सकता हूँ, अगर मुझे लगता है मेरे पे कैपिटल अच्छी खासी है तो मैं अब उसका 20% निकाल सकता हूँ, बाकी का अमाउंट फिर से नेक्स्ट कंपाउंडिंग में शुरू कर सकता हूँ, ताकि वो कैपिटल और बड़ी हो जाए और बड़ी हो जाए और बड़ी हो जाए। इस तरीके से ये चीज़ होती है। दैट इज हाउ कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसकी 4 ट्रेड ले लूंगा तो मेरे पे 30% तो ऐसे हो जाएंगे, 10 ट्रेड ले लूंगा तो 1:3 के 3 रेट तो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन हर बार आते तो नहीं है ना। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा ये सिस्टम समझ में आया कैसे काम करता है? ठीक है, ये मेरा अपना मानना है, जनरली ये मेरा अपना मानना है। अब क्या माइंड में चीज चलती है कि मेरा जो यहाँ पर 3% का प्रॉफिट यानी कि 3 रिवॉर्ड मेरे पास आया है, दिस इज माई 3 रिवॉर्ड। लेकिन मैं इनको 3 रिवॉर्ड नहीं मानूंगा, ध्यान से समझना मैं क्या मानूंगा। दीज आर नॉट माई रिवॉर्ड, दीज आर माई सिक्योरिटी अगेंस्ट माई नेक्स्ट ट्रेड्स, सिक्योरिटी अगेंस्ट माई नेक्स्ट ट्रेड। यानी कि मेरे पास अब 3 गुना लॉस लेने के लिए कैपिटल है, मुझे अपनी ही कैपिटल में से हिस्सा निकाल के ट्रेड लगाने की जरूरत नहीं, मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूंगा। अगर मेरा लॉस होगा तो 3 बार मैं झेल सकता हूँ। अगर मैंने लाइफ में कुछ सीखा नहीं है, ट्रेडिंग में सीखी नहीं है, तो मैं 3 के 3 लॉस कर दूं, मैं फिर अपने बैलेंस से निकालना शुरू करूँ। दैट इज हाउ दिस अमाउंट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड, इट इज एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस। आसान भाषा में इस चीज को बोलते हैं, बैंकिंग की भाषा में इसको बोलते हैं लोन अगेंस्ट एसेट्स। हम कभी अपने पैसे का इस्तेमाल करके कोई बिजनेस थोड़ी रन करते, मतलब बिजनेसमैन कभी भी अपने पैसे का इस्तेमाल करके बिजनेस नहीं करते। दे जस्ट इन्वेस्ट देयर मनी इन सम एसेट्स एंड दे जस्ट गेट देयर लोन ऑन दैट एसेट्स फ्रॉम द बैंक, लोन अगेन एसेट्स, और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने पैसा कभी नहीं लगाते हुए। ये पैसा भी मार्केट से निकाल के लाया गया है एंड देन उसके बाद फिर इसको यूज करा। ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो मेरे पास सोना रखा है, मान लो मेरे पास करीब एग्जाम्पल मेरे पास 1 किलो सोना रखा है। आजकल 1 किलो सोने का जो भाव है वो कितना पड़ेगा, सोचो 1 किलो सोने का भाव कितना पड़ेगा, एवरेज बताओ। अब मैं मान लो 1 किलो सोना रखा है और मैं इसे जमा करता हुआ आ रहा हूँ टाइम टू टाइम से। इसे एवरेज मुझे खरीदने में, 1 किलो खरीदने में मेरे को 40 लाख लग गए, 40 लाख मुझे लग गए खरीदने में। और आज की डेट में अगर मैं इसे बेचूंगा तो मेरा ये 1 करोड़ का बिकेगा। 60 लाख का जो मेरा प्रॉफिट है, मैं बेसिकली इस पर सारे के सारे लोन लेना शुरू करूंगा, इसका इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट बिजनेस चलाने के लिए। दैट इज हाउ मैं इसी की बात करूँ, यही चीज आपका रिवॉर्ड है। ये 1 रेशियो जो आपका ये 1:2 का रिवॉर्ड निकला ना, 1:1.5 का रिवॉर्ड निकला। दिस इज हाउ वी कैन यूज इट लाइक। ओके, समझ आया? वैसे I will show you something. If you can see,
ये आप देख रहे हो, दिस इज 1 kg गोल्ड, यू कैन सी लाइक दिस, दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। इसी तरीके से हमारा जो है कोई भी स्टॉक होता है, कोई भी चीज होती है, कुछ भी जब इंक्रीमेंट होती है तो हम उस पर लेते हैं जनरली, ठीक है। यही चीजें हमारी रिवॉर्ड में यूज होती है। अब इसको रिवॉर्ड अगर समझ लिया तो बंदे क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे विड्रॉल में, जो कि सबसे बेवकूफ वाली बात है मेरे हिसाब से। नहीं, जब तक हमारा टारगेटेड अमाउंट नहीं होता देन वी कांट यूज इट, ठीक है, हम इसको यूज नहीं करते। ये मेरा अपना मानना है जनरली। दिस इज कॉल्ड ए ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम। ये मेरा अपना जो मैं सोचता हूँ समझता हूँ वो चीज़ है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया सभी को किस तरीके से इसको यूज करते हैं, कैसे इसको सोच के चलना पड़ता है?